नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास जो कि आज हम संस्कृत के पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी समास हमारे होते हैं, पर लेकिन संस्कृत में क्योंकि शब्द थोड़े अलग हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे समास में कुछ भेद हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समास की परिभाषा को पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद, देखिए जो शब्द होते हैं जब हम उनको लिख देते हैं, यानी लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर, विभक्तियां क्या होती हैं, वो जो दो संज्ञा शब्दों या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच के संबंध को बताती हैं। जैसे कि राम श्याम के साथ बाजार गया। अब राम और श्याम के बीच में क्या संबंध है, इनकी जो द्वारा की गई जो क्रिया है उसका क्या संबंध है, तो ये क्या है, राम श्याम के साथ बाजार गया। तो के साथ क्या हो जाएगी, हमारी विभक्ति हो जाएगी। आपको याद होगी जैसे हम विभक्तियां याद करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो ये सब क्या है, हमारी विभक्तियां हैं। तो इन्हीं विभक्तियों का जब लोप हो जाता है और हमारे जो शब्द होते हैं या पद होते हैं वो जब दो आपस में जुड़ करके छोटे बन जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, या समासिक शब्द कहते हैं, या फिर हम उन्हें समस्त पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह से उन्हें कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। या तो उन्हें समास कहेंगे, या समासिक शब्द कहेंगे, या फिर हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समास के भेदों के बारे में जान लेते हैं। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, यानी जहां पे हमारा शब्द कैसा हो, अव्ययी हो। अव्ययी यानी जिसके ऊपर किसी भी काल वचन या क्रिया काल वचन या फिर किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो शब्द क्या होते हैं, वो हमेशा हर सिचुएशन में एक जैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शब्द है तेज, कि घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो अब वहां पे तेज शब्द तेज है, अगर मैं यहाँ पे लिंग का परिवर्तन करूं, घोड़ा की जगह अगर यदि मैं इसमें कोई भी फीमेल ऐड कर दूं, जैसे कि मान लो लड़की बोलती हूँ मैं कि लड़की तेज भाग रही है, तो यहाँ पे भी तेज शब्द तेज ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं काल के अनुसार कहूं, मैं कहूं कि लड़की तेज भाग रही थी या लड़की तेज भागेगी, तो दोनों ही जगहों पे कंडीशन में शब्द क्या रहेगा, तेज। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जिनपे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययी शब्द होते हैं वो, तो इसलिए इनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इसमें जो शब्दों का युग्म बनाया जाता है, या फिर ये कहें कि जिनका हम जिनको जोड़ते हैं वो शब्द कैसे होते हैं, अव्ययी समास होते हैं। अव्ययी शब्द होते हैं, इसलिए हम इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें मूल क्या है कि मैं इनकी सबकी डिटेलिंग आपको बाद में बताऊंगी, पर लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ब्रीफली बता देती हूँ कि अव्ययी भाव समास में क्या है, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी वो जो शब्द है वो कैसा होगा, अव्ययी होगा। सेकंड देखिए तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी विभक्तियां होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो जो भी हमारी वो विभक्तियां हैं, ठीक है, इसमें कर्ता की विभक्ति को छोड़ के, और दूसरा संस्कृत में होता है संबोधन की जो होती है। ठीक है, हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है, संबोधन की जो विभक्तियां होती है, जैसे हे, अरे, यानी किसी को बुलाने के भाव की जो होती हैं, इनको छोड़ के जो हमारी विभक्तियां हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो कर्ता, कर्म, करण, ये जो होते हैं ये विभक्ति रूप होते हैं, नाम होते हैं ये। पर लेकिन वही संस्कृत में क्या हो जाती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। ठीक है, इसी तरह प्रथमा विभक्ति को छोड़ के द्वितीय से शुरू होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अष्टमी इसमें नहीं होती है, अष्टमी की जगह पे यहाँ संबोधन होता है, जो कि हिंदी में भी संबोधन ही रहता है, तो संबोधन का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति से लेकर के हमारी सप्तमी विभक्ति तक जो रहते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि वो को, के लिए, से, के द्वारा, ये सब क्या हमारी विभक्तियां हैं। ठीक है, तो वो किसमें आते हैं, तत्पुरुष समास में। तो इसीलिए इसके और भी भेद बन जाते हैं, जैसा कि पहला हमारा भेद बनता है इसका द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, इसी तरह हमारा सप्तमी तक चलता है, वो हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। अगला है कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, यानी एक विशेष्य है और दूसरे की उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जैसे कि विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, और विशेषता क्या, और विशेषण क्या होता है, जिसकी जो विशेषता बताई जा रही हो। जैसे कि आम मीठा है, तो आम क्या है, मीठा है, तो मीठा उसकी क्या होगी, विशेषता होगी, मिठास उसकी विशेषता है, और वो किसकी विशेषता है, आम की, तो आम क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, तो जहाँ विशेष्य और विशेषता, विशेषण की बात की जाए, या फिर जहाँ पे उपमा और उपमेय की बात की जाए, यानी कि किसी को हम कहते हैं ना कि इसकी आंखें तो कमल के जैसी लग रही हैं, तो के जैसी लगना, या किसी को हम बोलते हैं कि इसका मुख चांद है, हम डायरेक्ट उसमें उपमा नहीं दे रहे, उसको डायरेक्ट हमने बता दिया कि चांद ही है। तो ऐसे शब्दों को हम किस में रखते हैं, कर्मधारय समास में, जिसमें हम के समान, के जैसा, इसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो हमारा
संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है और इसमें संख्याओं के समूह की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जिसे हम चौराहा बोलते हैं। ठीक है, चौराहा क्या है? 4 राहों का समूह। ठीक है, तो 4 राहों का समूह, इसमें से हम का समूह इस तरह से हटा करके इसको पूरे शब्द को हम क्या बना देते, समस्त पद जब हम इसको करते हैं तो क्या बना देते हैं? चौराहा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है हमारा? द्विगु समास। फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जब 2 शब्द जुड़ करके कोई जो अर्थ देते हैं वो अर्थ ना होकर के कोई विशेष अर्थ इसमें निकले। जैसे एक शब्द है गजानन। ठीक है, गज का है आनंद जिसका। ठीक है, आनंद यानी मुख। ठीक है, तो गज का है आनंद जिसका, यानी जिसका हाथी का सर है। अब कौन है वो जिनके हाथी का सर है? वो है गणेश जी। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या बन रहा है कि हाथी का है सिर जिसका, पर यहाँ पे ये अर्थ ना होकर के अर्थ क्या बन जाएगा? गणेश। ठीक है, इसी प्रकार हम शिव जी के बारे में भी बोल सकते हैं, हम इनको नीलकंठ बोलते हैं। ठीक है, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाते हैं हमारे, इसी में आते हैं बहुव्रीहि समास में। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे नीला है कंठ जिसका, हम डायरेक्ट इसमें नाम किसका लेंगे? शिव जी का। तो इसी तरह ये होता है हमारे बहुव्रीहि समास, यानी अपना शाब्दिक अर्थ न देकर के अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें 2 समान व्यक्तियों, समान चीजों या 2 अलग अलग, बिल्कुल जिसको विलोम विपरीत कहते हैं, ऐसे शब्दों का जब हम युग्म करते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, तो इसमें क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है, या भाई बहन, इसमें क्या होगा? भाई और बहन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हो जिनमें और लगता हो, तो ऐसे शब्दों का जब हम समस्त पद करते हैं तो उनको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अभी मैं आगे की कक्षाओं में आपको इसको पूरा अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। हर एक समास का आपको नियम बताऊंगी कि किसका क्या नियम है और उसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है। अभी की कक्षा में सिर्फ इतना ही कि संस्कृत में जो समास होते हैं उनकी परिभाषा क्या है उसकी, और उसके टोटल कितने भेद हैं। ठीक है, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हर भेद के अंदर क्या क्या कहा गया है, क्या क्या होता है। आगे की कक्षाओं में हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। आज की कक्षा में यदि आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज समझनी है, कोई चीज अगर मुझसे गलती हुई है या कुछ आपको समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस चीज को क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली की कक्षा में।